नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान इजराइल के बीच हुआ सीज फायर समझौता। ट्रंप का दावा, इजराइल अब नहीं करेगा हमला। ईरान फिर नहीं बना पाएगा परमाणु ठिकाने। कतर के अमीर ने की ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता। ईरान को मनाया। ट्रंप ने जताया आभार, कहा दुनिया को बधाई, अब शांति का समय है। इजराइल ने ईरान पर गिराए बम। ट्रंप के फोन पर नेतन्याहू बोले, पहले हमला ईरान ने किया, अब हम जवाब देंगे। रूसी हमले में यूक्रेन में 13 नागरिकों की मौत। जेलेंस्की ने मांगी पश्चिमी देशों से मदद। एनएसए अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, बोले आतंकवाद का मुकाबला करना जरूरी। राजनाथ भी एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे चीन। इराक के ताजी मिलिट्री अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी राडार सिस्टम को बनाया निशाना। जापान ने किया पहला मिसाइल परीक्षण। चीन को रोकने के लिए जवाबी हमला करने की ताकत हासिल करने के लिए तैयारी तेज। इंडोनेशिया में ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। 285 लोग गिरफ्तार। 500 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। और अब आज की खास खबर। 12 दिन तक ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों के बाद आखिरकार युद्ध विराम हो गया है। दोनों ही देशों ने भारी तबाही और कूटनीतिक दबाव के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। 13 जून को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला किया। फिर वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। सीज फायर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री अड्डे अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। यह अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य बेस है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों के हमलों पर पलटवार किया, मगर इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान को सबसे बड़ा झटका अपने करीबी दोस्तों से मिला। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जान पर बनाई, तब जिन देशों और संगठनों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने या तो चुप्पी साध ली या फिर पीठ दिखा दी। ईरान इस जंग में इजराइल से लड़ते लड़ते शायद जीत या हार से ज्यादा ये समझ गया है कि उसका भरोसा किन पर था और हकीकत में कौन उसके साथ खड़ा है। तो चलिए बताते हैं किसने क्या किया और क्यों अब ईरान को अपनी रणनीतिक समझदारियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। सबसे पहले बात हिजबुल्लाह की। ईरान के सबसे वफादार समझे जाने वाले साथी हिजबुल्लाह ने इस बार चौंकाने वाला रवैया दिखाया। अमेरिकी हमले के बाद लगा था कि हिजबुल्लाह मोर्चा संभालेगा, लेकिन उसके प्रवक्ता ने साफ कहा कि हम इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे। ईरान खुद को संभालने में सक्षम है। यानी अमेरिका के दखल से पहले जो हिजबुल्लाह लड़ने की बात करता था, वो अब युद्ध विराम और तटस्थता की बात करने लगा। दूसरा हमास, जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहा, कोई एक्शन नहीं लिया। हमास ने भले ही शुरुआत में इजराइल के खिलाफ बयान दिए, लेकिन जब जंग अपने चरम पर पहुंची तो उसने ईरान की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ईरान के लिए ये साफ संकेत है कि सिर्फ भाषणों से युद्ध नहीं लड़ा जाता। हमास के ईरान के साथ खुलकर ना आने की एक वजह ये भी है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने ईरान की पहली कतार में पूरी सुरक्षा दीवार को एक एक करके गिरा दिया है। तीसरा सीरिया, जिसने दोस्त होकर भी दुश्मन को रास्ता दिया। सीरिया, जो ईरान का परंपरागत सहयोगी माना जाता है, इस बार भी फेल साबित हुआ। इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला करने के लिए सीरियाई हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह रही कि सीरिया की नई सरकार ने इस पर कोई एतराज तक जाहिर नहीं किया। अपने आसमान में दुश्मन को उड़ान भरने देना किसी भी रिश्ते की बुनियाद पर सवाल खड़ा करता है। चौथा पाकिस्तान, जिसने कतर हमले का विरोध किया और ईरान से दूरी बनाए रखी। जंग में भले ही पाकिस्तान ने इजरायली हमलों की निंदा की, मगर जब ईरान ने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान ने ईरान के पक्ष में खड़े होने की बजाय कतर के समर्थन में बयान दे डाला।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के साथ एकजुटता जताई और ईरान की ओर से चुप्पी साध ली, यानी पाकिस्तान ने भी रणनीतिक संतुलन के नाम पर ईरान से किनारा कर लिया। पांचवा, तुर्की, जो शांति की बातों में लगा रहा। तुर्की हमेशा से मध्यस्थ बनने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार उसने चुपचाप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में नरम रुख अपनाया। न ईरान के पक्ष में कोई बड़ा कदम उठाया और न ही इनके विरोध में कोई बड़ा बयान दिया। शांति के नाम पर यह तटस्थता असल में कूटनीतिक दूरी ही नजर आई। छठा, अफगानिस्तान, जिसने पनाह मांगने वालों को एक्सपोज कर दिया। सबसे चौंकाने वाली हरकत तालिबान हुकूमत वाले अफगानिस्तान ने की, जब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी अफगानिस्तान में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां की खुफिया एजेंसी GDI ने इंटरनल मीटिंग की सारी बातें मीडिया में लीक कर दी। इनमें यह भी शामिल था कि ईरानी अफसरों के साथ अल-कायदा के आतंकी भी वहां आने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब पनाह देने की बजाय अफगानिस्तान ने ईरान की कमजोरियों को उजागर कर दिया। और अब बात ईरान की बढ़त की। 10 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सैनिक अफसर खोकर भी जंग में ईरान ने कैसे बनाई बढ़त। पिछले 12 दिन से ईरान और इजराइल के बीच खूनी जंग चल रही थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की मंजूरी देकर सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा कि अब अमेरिका भी सीधा इस जंग में कूद गया है। मगर सिर्फ 48 घंटे बाद सोमवार को ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल ने पूरी तरह से सीजफायर पर सहमति बना ली है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने इसे फौरन सार्वजनिक तौर पर कबूल नहीं किया और तब तक मिसाइलें उड़ती रहीं। बाद में इजराइल की तरफ से सीजफायर पर सहमति का ऐलान किया गया। उसके कुछ देर बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि इतने नुकसान, 10 वैज्ञानिक और करीब 20 मिलिट्री अफसर गंवाने के बावजूद ईरान ने कैसे बाजी पलट दी। जंग में आखिरी दम तक डटा रहा ईरान ने कभी सीधे तौर पर हार नहीं मानी। उसने हर हमले का जवाब दिया और आखिरी वक्त तक मोर्चे पर डटा रहा। ईरान की रणनीति ये थी कि जब तक दुश्मन थक ना जाए तब तक पीछे नहीं हटना। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया जिस पर यह युद्ध थोपा गया था। उसने बार बार कहा कि इजराइल और अमेरिका उसे उकसा रहे हैं। इससे उसे मुस्लिम देशों की सहानुभूति और नैतिक समर्थन भी मिला। ईरान के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को वक्त रहते शिफ्ट कर दिया गया। जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, तब तक ईरान अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुका था। इससे उसकी न्यूक्लियर तैयारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ईरान ने इजराइल के सिविल इलाकों में हमला करके उसे मानसिक दबाव में डाला। ये सीधे तौर पर संदेश था कि अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं रहेगी। इसके साथ ही उसने खुद की तुलना गाजा से करके मुस्लिम दुनिया में खुद को अगुआ की तरह पेश किया। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क पर हमला करके उसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। कुछ स्लीपर एजेंट्स को पकड़ा गया और कुछ को ख़त्म कर दिया गया। इससे इजराइल को रणनीतिक नुकसान हुआ। इजराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, मगर ईरान की सरकार इस दबाव में नहीं आई। उल्टा उसने अंदरूनी एकता को और मजबूत कर लिया। ईरान ने भले ही अपने कुछ खास लोगों को खोया हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर उसने इस जंग में बड़ी बढ़त बना ली है। उसने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सोच, समझ, रणनीति और सब्र से भी जंग जीती जाती है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।